नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ डॉक्टर नरेंद्र कुमार। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है 1100 प्लस क्वेश्चंस की जो प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज वापस हमने 226वें क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। साथियों, हम लोगों ने 225 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और पिछली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये सारे एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे आरएएस में हो, चाहे कॉलेज लेक्चरशिप हो, किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन आए हुए हैं। अधिकांश क्वेश्चन वही हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं। हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी। अगर आप लोग इस क्लास के साथ जुड़े रहते हैं, इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड आपकी आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 226 कहता है, नए राज्य के गठन की शक्तियाँ निहित हैं। किसी नए राज्य का गठन करना है तो जो शक्तियां हैं वो संसद में निहित होती हैं किसी राज्य का। ये एक सामान्य संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से संसद जो है किसी राज्य के नाम में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नए राज्य का गठन कर सकती है। ये सारी बातें जो हैं ये हमारे संसद में ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित, राज्य एवं उसके क्षेत्रों से संबंधित जो प्रावधान है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। खासकर आर्टिकल 2 और 3 के अंदर राज्यों से संबंधित उनके गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 2 या 3 के अंदर दिए हैं। तो यहाँ पर शक्तियाँ जो हैं, नए राज्य के गठन की शक्तियाँ निहित हैं। ये राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या पुनर्गठन आयोग में नहीं, बल्कि किसमें निहित है? ये शक्तियाँ निहित हैं दोस्तों। ये शक्तियाँ पार्लियामेंट में निहित होती हैं। पार्लियामेंट सामान्य संशोधन से, साधारण बहुमत के माध्यम से किसी भी राज्य की सीमाओं में, नाम में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का गठन भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 227। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति अभी भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, संसद को ही ये शक्तियाँ प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन हमारा स्पष्ट होता है, ये शक्तियाँ किसको है? संसद को प्राप्त है। संसद सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 228। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है, ये अधिकार भी संसद को ही है। आर्टिकल 2 में इसका उल्लेख है। ये राज्य के मिलाने की शक्तियां संसद को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अभी मैंने बताया, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, सामान्य बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। इसे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत जो चेंज नहीं हो सकता राज्यों में या सीमाओं में, जो भी क्वेश्चन है वो क्या है जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, नए राज्य का गठन करना ये भी आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। किसी राज्य की सीमा में या राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, वो भी आर्टिकल 3 में किया जा सकता है। राज्यों की सीमाओं का हो गया, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये तीनों की तीनों आर्टिकल 3 से संबंधित है। लेकिन किसी नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश करना, नए राज्य को भारत में मिलाना जो है, ये जो उल्लेख है ये आर्टिकल 3 में नहीं होकर के आर्टिकल 2 में है। तो नए राज्य का जो प्रवेश है ये उल्लेख आर्टिकल 2 में है, ना कि आर्टिकल 3 में है। और बाकी के ये तीनों जो हैं, इनका तीनों का उल्लेख आर्टिकल 3 में इसका उल्लेख दे रखा है। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघराज्य बनाए थे? कितने राज्य संघराज्य बनाए थे? 14 राज्य और
संघ राज्य जो है 6 बनाए थे। ये 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश यहाँ पे बनाए गए थे। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासी परिषद है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको अर्ध राज्य की स्थितियां प्राप्त हैं, लेकिन ये अभी भी संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? किससे दिया गया था दोस्तों? ये 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये दर्जा दिया गया था। ये संविधान का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में ये किया गया था और इसके तहत अनुच्छेद 239 में अनुच्छेद 239 दिल्ली से संबंधित जो उल्लेख है वो AA या कै हम कह सकते हैं, उनमें संशोधन किया गया था और इसको NCR का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत ये किया गया था। ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई सारी एग्जाम्स में ये कई बार पूछी जाती है, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान कीजिए। देखिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है कब उसका गठन किया गया, हम उसकी बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग किसके साथ में, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मिला था, कौन सा बना था। तो हम बात करेंगे, पहला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप 1956 में बना था। लक्षद्वीप बना है दोस्तों 1956 में। उसके बाद है दमन एवं दीव। दमन और दीव जो है, दमन और दीव 1962 में बनाया गया था। दमन द्वीप बना था 1962 में। और चंडीगढ़ जो बनाया है, ये चंडीगढ़ बनाया गया था दोस्तों 1966 में। चंडीगढ़ को 1966 में गठित किया गया था और बाकी का 1961 में दादर नागर की हवेली को बनाया गया था। 1961 में किसको बनाया गया? दादर नागर की हवेली को 1961 में ही बनाया गया था। तो दोस्तों ये हम मैच कर सकते हैं इस तरह से। लक्षद्वीप का जो गठन का वर्ष है वो है केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बनाने के वर्ष के क्रम में। लक्षद्वीप को जो शामिल किया गया था 1956 में, दमन और दीव को 1962 में किया गया था, चंडीगढ़ को 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और दादर नागर हवेली को 1961 में ही बना लिया गया था। तो हम इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो एक में 4, तो एक में 4, एक और ये 2, बी और सी दोनों ही हो सकते हैं। एक में 4, बी में 3, बी में 3, बी में 3, यहाँ ये आंसर हो जाएगा। ए में 4, बी में 3 और सी में 2, सी में 2 बिल्कुल ठीक है और डी में 1, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भी फैक्चुअल है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कब कब बनाए गए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन द्वारा, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बेसिकली 36वें में बनाया गया था। पूरी तरह से राज्य का दर्जा 36वें में दिया गया था, लेकिन इसकी कार्रवाई जो है 35वें से इसको भारतीय संघ में मिला लिया गया था। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भारतीय संघ में 35वां संविधान संशोधन जो 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे 22वें राज्य के रूप में मिलाया गया। तो 35वें संविधान संशोधन के साथ में से सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और फिर उसको पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो 36वें संविधान संशोधन 1975 में दिया गया। तो 1975 वाला यानी 36वां संविधान संशोधन अगर इसमें ऑप्शन में होता तो वो ज़्यादा सही आंसर होता, लेकिन उसमें 36वां नहीं दे रखा है। 35वें के द्वारा इसको एक तरह से सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। ये 35वें संविधान संशोधन से ही राज्य बनाने की
जो एक ये प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी, इसलिए 35वें को इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 35वां संविधान संशोधन 1974। अगले क्वेश्चन पे हम चलें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में हुआ। आप सभी जानते हैं 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करें, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर आपको ध्यान है आंध्र प्रदेश का सबसे पहले तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनको गठन, उनके लिए अलग राज्य तमिलनाडु से, तमिलों से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट हम नागरिकता से संबंधित बात करते हैं। जो नागरिकता संबंधी उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसका उल्लेख दिया गया हमारे संविधान के अंदर। तो संविधान का भाग 2 के अंदर हम लोग आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। तो उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान अभी मैंने बताया भाग 2 के अंदर इसका उल्लेख है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, भाग 2 5 से 11 के बीच में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन जस्ट अभी बताया है मैंने, 5 से 11 के बीच में इसका उल्लेख है। ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा हमारे देश में एकल नागरिकता पाई जाती है। राज्यों की और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं होती जैसा अमेरिका में होता है। हमारे देश में केवल पूरे देश के किसी भी राज्य का रहने वाला व्यक्ति हो, सबकी एक ही नागरिकता होती है, वो है भारतीयता, यानी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ही एकमात्र नागरिकता होती है। हमारे देश में एकल या एकहरी नागरिकता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म द्वारा प्राप्त होती है, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा कराने के द्वारा। ऊपर के जो तीनों हैं, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होनी है। देशीकरण यानी जो यहाँ का रहने लग गया है, परमानेंट यहाँ का स्थायी नागरिक हो गया है, स्थायी रूप से यहाँ पर निवास करने लग गया है, 7 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और वो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करता है, यहाँ का ही वासी बनना चाहता है तो उसको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। किसी भूभाग में के सम्मेलन को, भारत ने किसी भूभाग को अपने क्षेत्र में जोड़ा है, जो है अपने साथ जोड़ा है, तो ऐसे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी भारतीय नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करा करके नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, तो प्राप्त नहीं की जा सकती। तो भारतीय बैंक में धन जमा करा के नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, भारत का नागरिक की नागरिकता कब चली जाएगी? देखो, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ता है तो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी चली जाएगी, ये भी बात सही है। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, नहीं, विवाह करने से चाहे यहाँ की महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर किसी दूसरे देश से के नागरिक से विवाह करता तो उससे नागरिकता नहीं जाती है जब तक वो छोड़ेगा नहीं। सरकार की आलोचना करता है, इससे भी नागरिकता नहीं जाएगी। तो आलोचना करने की वजह से भी नागरिकता नहीं जाती है। तो नागरिकता जो जाती है खो देगा, वो 2 आधार है, पहला और दूसरा। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नागरिकता खो देगा, वो 2 आधारों पे नागरिकता को खो देगा। भारतीय नागरिकता का त्याग करता है या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है अमेरिका में पाया जाता है। वहाँ राज्यों की नागरिकता अलग होती है और केंद्र सरकार की, यूएसए की अलग नागरिकता होती है। आपको यूएसए की नागरिकता तो लेनी होगी, कहलाएगा ही कहलाएगा यूएसए का नागरिक, लेकिन यूएसए में भी फ्लोरिडा का या कैलिफोर्निया का या मैसाचुसेट्स का या मिशिगन का, कौन से स्टेट का वो नागरिक है, वो नागरिकता भी उसे लेनी पड़ेगी। ये भी स्पष्ट बताना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है। तो दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन सक्षम है? देखिए, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद? इसका आंसर हो जाएगा नागरिकता संबंधी जो मामले हैं उनको जो नियत करता है, जो स्पष्ट करता है नागरिकता संबंधी मामलों को, वो संसद करती है। नागरिकता संबंधी जो निर्धारण है वो निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? संसद के द्वारा ही इसका पूरी तरह से निर्धारण किया जाता है, और किसी के हाथ में ये नहीं है कि नागरिकता कौन डिसाइड करेगा। ये नागरिकता संबंधी डिसीजन जो है वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सर्वोच्च शक्तियाँ नागरिकता संबंधी निर्धारण करने का जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास में है? संसद के पास होती हैं। नेक्स्ट लिखें, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। अभी भी मैंने बताया था कि 7 वर्ष अगर भारत का कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हिंदुस्तान में बसता है, रहता है, और रह करके वो यहीं का नागरिक होना चाहता है, तो ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले कम से कम 7 वर्ष से वो भारत में लगातार रह रहा हो। ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष का निवास जरूरी है, तभी उसको नागरिकता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 7 वर्ष का यहाँ का निवासी, 7 वर्ष से यहाँ पर रहने वाला होना चाहिए, उसका मूल निवास होना चाहिए। यहाँ नागरिकता संबंधी कुछ क्वेश्चंस लिए थे। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये किसने कहा था कि मौलिक अधिकार जो है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है, और सभ्य विश्व के साथ समझौता, सभ्य विश्व के साथ समझौता किसने कहा था दोस्तों? ये स्टेटमेंट मौलिक अधिकारों के बारे में कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ में किया गया एक समझौता है, ये जो कहा था मौलिक अधिकारों के लिए संविधान सभा के अंदर डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने बहस में भाग लेते हुए यह कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये रेयर फैक्ट है, मुश्किल फैक्ट है, बहुत कम किताबों में मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, मतलब इन पे कोई केस किया जा सकता है, इनके लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। अवाद योग्य, कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। मौलिक अधिकार लचीले होते हैं, कठोर होते हैं। देखो, कठोरता और लचीलेपन से मतलब नहीं है, यहाँ पे बात है कि कोर्ट में जाया जा सकता है या नहीं जा सकता। ये तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 और 226 के तहत कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी और हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये न्यायिक योग्य हैं, वाद योग्य हैं, ये केस किया जा सकता है, इनके लिए कोर्ट की शरण, न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है। तो आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 247। नेक्स्ट बात करते हैं 248। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होते हैं, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व में विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? दोबारा से सोचिएगा इसको आराम से कि मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, मूल अधिकारों को मूल अधिकार, इसका संविधान में उल्लेख होता है, मौलिक अधिकारों का जनरली संविधान में उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है। ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये लोक कल्याणकारी भी होते हैं, सही है। ये व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ऐसा नहीं है। संसद इसके विरुद्ध कानून बना सकती है, लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के लिए कानून बना सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को और शक्तियां प्रदान करने के संबंध में ही कानून बनाती है। इनको
कमजोर करने के संदर्भ में शक्तियां कानून नहीं बनाती है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 248, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि। मौलिक मतलब किसी भी अधिकार को मूल अधिकार किस लिए कहा जाता है? क्योंकि मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो मूल अधिकारों का संविधान में उल्लेख होता है, संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना जरूरी होता है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। दूसरी बात, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये कल्याणकारी होते हैं। ये मौलिक अधिकार के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी अधिकार लोकतांत्रिक हो सकते हैं और लोक कल्याणकारी हो सकते हैं। चौथा है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, ये मूलभूत होते हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे प्राइमरी होते हैं, मूलभूत होते हैं। ये सबसे प्रमुख पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कौन सा? संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। यानी सामान्य स्थितियों में संसद इनको कम करने के कानून नहीं बना सकती, इनको और बेटर बनाने के लिए, इन मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए कानून तो बना सकती है, लेकिन इनके विरुद्ध कानून या इनको कमजोर करने के लिए कानून संसद नहीं बना सकती। ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार होने की विशेषताओं में ये विशेषताएं शामिल नहीं है। संविधान में उल्लेख होना जरूरी होता है, व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। सामान्य स्थिति में इनको कमजोर करने के लिए यानी विरुद्ध कानून नहीं बनाया जा सकता। मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए, मौलिक अधिकारों को और व्यापक रूप से मजबूती से जनता को प्रदान करने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन इनको कमी करने वाला कोई कानून, इनके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती। ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 5, 1 4 5 इसका आंसर हो जाएगा, 1 4 और 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 248 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 249, मौलिक अधिकार हैं, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थितियों में ही निलंबित किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो हैं केवल और केवल आपातकालीन स्थितियों में ही निलंबित किए जा सकते हैं, अन्यथा निलंबित नहीं किए जा सकते। मनमर्जी से किसी की से भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम लोग लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है 250, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। देखिए एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। आप भी खुद भी पढ़िए, समझिएगा इसका आंसर क्या है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में, भारत में स्पेशली किसके संबंध में बात कर रहा है ये? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला वक्तव्य कह रहा है कि राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही बात है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये भी सही बात है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। समाज में समानता का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह सारी चीजें, राजनीतिक न्याय, वोटिंग का अधिकार वगैरह ये सारी चीजें जो है सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आधार पर ही हमने लिए हैं। ये मौलिक अधिकार जो है यूएसए से ही हमने लिए हैं। तो चौथा पॉइंट इसमें शायद ठीक नहीं है। ये मेरे ख्याल से तीनों ही आंसर इसके सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन देख लें हम लोग इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, कि ये जो है क्या है, ये मौलिक अधिकारों सी में 1 2 3 यानी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। हम जबकि हमारे यहाँ पर अमेरिका से ही लिए हैं, तो ये बिल अमेरिका की भांति हैं, अमेरिका जैसे ही हैं हमारे यहाँ मौलिक अधिकार। तो ये जो पॉइंट्स है ये थोड़ा सा चौथा ठीक नहीं है, बाकी 1 2 3 यहाँ पर ठीक है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास के लिए अंतर्गत लेंगे। 251वें क्वेश्चन की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के हमारे 250 क्वेश्चन यानी अगले 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।